सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है। जिससे नाम ही है द्विघात समीकरण अर्थात दो घात वाले समीकरण। ऐसे समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात 2 होगा उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्थात a 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकता है। a क्या है, तो इसे a को हम लोग x² का गुणांक कहते हैं। गुणांक अर्थात गुणा के रूप में जो संख्या या अचर या चर राशि होता है उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। और यहाँ x जो है वो b का गुणांक है। b क्या कहा जाता है, x का गुणांक कहा जाता है। और यहाँ जो c है वो अचर पद है, अचर पद है। तो इस स्थिति में यहाँ पे x² का गुणांक 0 के बराबर नहीं होगा। x और c यानी कि मतलब b और c यह 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता, बस ये शर्त है। तो किसी भी समीकरण को द्विघात समीकरण होने के लिए उसको हमेशा ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये समझ गए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तब हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन में हमको ये दिखाना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें यहां हम लोग देखते हैं x+1 का होल स्क्वायर है इक्वल 2 × x - 3 है। इसे यदि हम a मानते हैं और यहाँ 1 को यदि हम b मानते हैं तो हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम a को हम x माने हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² + 2 × x × 1 और +1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा माइनस में। अब यहाँ पे x² + 2 × x 2x होगा +1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x - 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो इधर जो राइट साइड में है बराबर के उसको एक ही तरफ ला देते हैं हम लोग। तब यहाँ पे प्राप्त होगा हमें x² + 2x + 1 और यहां से यदि ये आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में 2x है तो माइनस में 2x हो गया और माइनस में 6 है तो प्लस में 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे x² और 2x प्लस में 2x माइनस में घट गया, एक घट गया, जो भी बताया बोलिए आप, प्लस माइनस था। तो अब यहाँ 6 और 1 कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है और यहाँ पे b वाला, यहाँ जो है bx जो है यानी b वाला यानी x वाला पद नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको x² तो है ना, इसका गुणांक भी 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ख्याल रखना है। तो क्या है, यह द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघातीय समीकरण है। यह द्विघातीय समीकरण है क्योंकि x का पे अधिकतम पावर 2 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x। अब यहाँ पे इस x² का x² - 2x का -2 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और यहाँ माइनस माइनस +2x हो जाएगा। अब x² का x² - 2x, यहाँ से x को x के पास लाइक टर्म यहाँ सजातीय पद, x को x के पास अचर पद को यहाँ लिखते हैं बराबर में 0, यानी जो राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में ला दिया। अब यहाँ पे x² माइनस माइनस प्लस होता है, -4x + 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी x का अधिकतम घात 2 है तो यह भी द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। इसे भी हम लोग बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। इसी तरह से हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ है x - 2 × x + 1 और फिर इक्वल में x - 1 × x + 3। अभी हम यहाँ पे x को x से गुना करेंगे x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x -2x -2 x × x x² x × 3 3x 1 -1 × x -x -3। अब यहाँ पे x² का x² -2x + x -x -2 और x² और यहाँ पे 3x में से x गया तो 2x -3। अब जो भी मेरे पास है राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। अब यहाँ पे x² का हम x² लिखेंगे -x -2 और यहाँ से x² जो प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस में -x², फिर प्लस है तो माइनस में 2x, माइनस है तो प्लस में 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं x² प्लस में x² माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस होता है, x और -2x है तो ये 3x हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस तो +1 इक्वल टू 0। हम यहाँ पाते हैं कि x² का पद नहीं है, x² का पद नहीं है, अर्थात एक जो x² का गुणांक था ना वो 0 है। तो चूंकि यहाँ पे जो है
चर का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो द्विघातीय समीकरण नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है x माइनस 3 2x माइनस प्लस में 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब हम लोग यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई, x को 2x है तो 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 x 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ से इसको इधर ले आते हैं 2x स्क्वायर और यहाँ इसको माइनस करेंगे ना, तो माइनस में 5x माइनस 3 और माइनस में x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस हो रहा है तो x स्क्वायर बनेगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 10x हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम पाते हैं कि x का अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह द्विघातीय समीकरण है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर और 5 नंबर सर 5 नंबर 1 2 3 4 और 5 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू फिर है x माइनस 1। अब यहाँ पे इसको भी इसी तरह से 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर 2x माइनस 3 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 x स्क्वायर माइनस x, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई 5x माइनस 5, यहाँ आ गया हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ से 2x स्क्वायर लाइक कर, यानी x स्क्वायर के पास 7x के सामने में यहाँ पे 4x लाएंगे, संख्या के पास संख्या को ला देंगे, चिन्ह बदलेगा, ये इधर से आया माइनस, यहाँ से आया माइनस और ये इधर आया तो प्लस। अब यहाँ आ गया हमें x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। चूंकि x का अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघातीय समीकरण है, हम लोग बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो है ही, इसका तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए आपको इसको राइट साइड में जो भी इसको इधर ले आते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाला पद कैंसिल, 3 और 4 प्लस हो गया 7, 4 में से 1 चला गया तो 3 इक्वल टू 0। तो क्या है, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x का अधिकतम घात यहाँ पे 1 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो हम इसे a मानेंगे x को और 2 को b मानेंगे। a क्यूब अर्थात x क्यूब, b क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 गुना a x स्क्वायर इंटू b प्लस 3 गुना a गुना b स्क्वायर इक्वल में 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस 2x होगा। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, 2 तिया 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2 ना 4 तिया 12x हो जाएगा और इसको इधर लाते तो माइनस 2x क्यूब अब प्लस में 2x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब
तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू बचेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाला पद तो और कहीं है नहीं, तो चलिए ये 6 एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। और एक्स वाले पद की बात करते हैं तो 12 प्लस 2 तो 14x हो जाएगा। और अचर पद की बात करते हैं तो प्लस में 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि x का अधिकतम घात 3 है, अर्थात यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, यह त्रिघातीय समीकरण है। मतलब यह बोलेंगे हम लोग यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, नहीं है, सिंपल है कि यह नहीं है द्विघातीय समीकरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। यहाँ क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो यहाँ तो एक्स क्यू लिखेंगे, 4x स्क्वायर लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस 1 भी लिखेंगे, और यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब है ना, इसे हम लोग बैठाएंगे, लिखेंगे इसे हम लोग एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पे 2 और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8 लिखेंगे, और यहाँ 2 दिया 6x स्क्वायर, फिर 2 गुना 4 दिया 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब सारी संख्याओं को अंदर ले आते हैं, यहाँ आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 12x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो 6 में से 2 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया 2x स्क्वायर, 12x माइनस में x तो 13x, फिर यहाँ 8 प्लस में 1 प्लस में और प्लस में 9 इक्वल टू 0। हम पाते हैं कि x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण है। हम लोग इस तरह से समझेंगे वो द्विघातीय समीकरण है। 2 का अधिकतम x का सॉरी चर का अधिकतम घात 2 होगा तो उसे हम द्विघातीय समीकरण कहेंगे। अन्यथा इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस हमें द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित करके उसको हमको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड यानी कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की यानी इस भूखंड की लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो छोटा है, छोटा इकाई इसका चौड़ाई का, तो माना कि भूखंड जो है भूमि का टुकड़ा जो है जमीन जो है, भूखंड की चौड़ाई हम x मीटर मान लेते हैं, x मीटर है, ठीक है। भूखंड की चौड़ाई यदि हम x मीटर मान ले तो यहाँ लंबाई क्या दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, चौड़ाई के दुगुना यानी चौड़ाई x माने हैं तो लंबाई हो जाएगा हमें चौड़ाई के दुगुने यानी x का दुगुना 2x हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुने 2x से 1 अधिक प्लस 1 दे देंगे, यह भी मीटर में कर देंगे हम, ठीक है। तो हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब चूंकि हम प्रश्न से जाते हैं तो इसका क्षेत्रफल हमें दिया है, गिवन है, क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसलिए हम लोग लंबाई की जगह पे लिख लेते हैं पहले इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर। फिर लंबाई की बात करेंगे तो यह है 2x प्लस 1, और चौड़ाई की बात करेंगे तो यह है मेरे पास x इक्वल टू 528 लिखेंगे। फिर यहाँ से x को गुना करेंगे 2x से तो 2x स्क्वायर होगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 528 जो RHS में राइट साइड में है उसको अंदर ले आएंगे ना, तो यह हो जाएगा -528 बराबर 0। और यही वो द्विघातीय समीकरण है जो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है। इस समीकरण का यही जो है हमें द्विघातीय समीकरण के रूप में इसे लिख करके ला करके हमको छोड़ देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ बात हो रहा है
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सभी शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, तो क्रमागत की बात करेगा तो क्रम से, जैसे 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। मान लेते हैं, माना कि पहली पूर्णांक जो है मेरा, पहली पूर्णांक x है, x मान लिए, तो बताइए आप कि दूसरी पूर्णांक क्या हो जाएगा। क्रमागत की बात हो रहा है और पूर्णांकों के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1। अब हम लोग प्रश्न से जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पाते हैं गुणनफल 306 है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है ये x गुना x + 1, x गुना x + 1 बराबर 306 लिखेंगे। अब इस स्थिति में x को x से गुना करेंगे x², x को 1 से गुना करेंगे x बराबर 306, और इस 306 को भी हम अंदर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो यह हो जाएगा x² + x - 306 = 0, और इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख देंगे। बस हो गया, आंसर आ गया हमें। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। सॉरी है मां है, तो रोहन से 26 वर्ष, अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु मालूम करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु जो है रोहन की x वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगा, रोहन की मां की आयु हो जाएगा, मां की आयु हो जाएगा आपको 26 वर्ष बड़ी है, x + 26 वर्ष। नेक्स्ट, अब दूसरी स्थिति को देखते हैं हम लोग, क्या बोलता है प्रश्न से। प्रश्न से जाते हैं, क्या है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पश्चात, यदि अभी इसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष के पश्चात x + 3 वर्ष बढ़ेगा। तो रोहन जो है वो x + 3 वर्ष का हो जाएगा, और इसकी मां जो है 26 वर्ष, x + 26 वर्ष की अभी है, 3 वर्ष के बाद x + 26 + 3, 26 + 3 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल जो है 360 है, तो हम यहाँ पे 360 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, जैसे x + 3 का x + 3 और x + यहाँ 29, अब बराबर में लिखेंगे 360, और यहाँ पे हम इस x को इस x से गुना, फिर यहाँ x² इस x को 29 से गुना, 29x, 3 को x से गुना 3x, फिर 3 को 29 से गुना, 29 × 87 और -360 बराबर 0। फिर यहाँ हमें समीकरण प्राप्त होगा x² और 29 × 9 32x, आप माइनस में हो जाएगा आपको 10 में 7 गया 3, 7 और 2 77 बराबर 0। यही वो अभिष्ट समीकरण है। इस भाषा वर्ड जो दिया हुआ है, इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है, इसका ये अभिष्ट समीकरण है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति समान चाल से तय करती है, मतलब उसका जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना, वो उसी चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल कम हो गया, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। स्वाभाविक है, चाल कम होगा समय अधिक लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, एक समान चाल जो है वो है, वैसे तो समान चाल नहीं हो सकता, लेकिन उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं ना। तो समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना समान चाल ज्ञात करें, तो हम देखिए समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसी चाल से वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो इसी चाल से, इसी समान चाल से, इसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, कितना समय लगेगा, लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। मेरे पास दूरी कितना है बताइए, तो 480, और चाल क्या है x, तो क्या हो जाएगा, तो 480 बटे x आवर घंटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो दूरी है मेरे पास 480, चाल है x, तो 480 बटे x, मतलब ये समान चाल से जो नियत उसका चाल था ना पहले वाला, उस चाल से यदि वो 480 किलोमीटर दूरी तय करे तो उसे 480 बटे x समय लगेगा, घंटा समय लगेगा, ठीक है। अब हम लोग फिर देखते हैं कि चाल में कमी कितना का है।
चाल में कमी देखते हैं, उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा का आया है। तो अब जो है, अब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, नया वाला चाल, रेलगाड़ी की चाल, चाल हो गया आपको पहले कितना था, x किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम फिर से समय निकालेंगे, कौन सा समय, तो अब इस चाल से जो 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी उसका समय निकाल लेते हैं। फिर इसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर फिर दूरी बटे चाल। मेरे पास दूरी तो फिक्स है, कांस्टेंट है, दूरी यहां बढ़ या घट नहीं रहा है, दूरी वही है। और चाल की बात करते हैं, मेरे पास कितना है, x माइनस 8। अब बताइए, यहां मेरे पास दो समय है, एक समय है 480 बटे x, दूसरा समय है 480 बटे x माइनस 8। अब देखते हैं 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो सॉरी कहते हैं चाल कम होगा ना, तो पहले से वो अधिक समय लेगी, ठीक है, मतलब जो चाल जो पहले था उसमें कमी आ गया, कमी आने से समय में वृद्धि हो जाएगा। कितना वृद्धि बोल रहा है, 3 घंटा। यहां मेरा चाल कम है तो ये समय अधिक लगेगा। प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से तो यहाँ पे 480 बटे x माइनस 8 को पहले माइनस लिखेंगे, 480 बटे x बराबर 3 घंटा। अब इसका हम फिर एलसीएम लेंगे, लघुत्तम, या फिर हम यहाँ एक और काम कर सकते हैं, 480 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, सिंपली मतलब छोटा हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 8, माइनस में 1 बाय एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 480 और 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 लिखा होगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 होगा, और फिर यहाँ x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, x माइनस लघुत्तम भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं, x माइनस 8 को x माइनस 8 से भागा दिए, ठीक है, तो कितना बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, x ही होगा ना। और फिर हम यहाँ लिखते हैं x कट गया, मान लीजिए आपके पास x माइनस 8 हुआ, मल्टीप्लाई होगा 1, यहाँ आप लिखेंगे x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। अब देखिए 480, यहाँ ब्रैकेट तोड़िए, x माइनस एक्स प्लस 8 बाय में हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, यहाँ x प्लस में x माइनस में कैंसिल। अब यहाँ पे 480 बचा क्या ऊपर में 8 बाय में x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 3, बाय 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप। फिर यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 480 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय में 3, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, 3 एकांक 3 और फिर 3 6 18, x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 16 8 128, 0 1280, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1280 बराबर 0, यही वो अभिष्ट द्विघातीय समीकरण है, ठीक है।